कभी सोचा है कि क्या हो अगर प्रतिनिधित्व का अधिकार ही मतलब रिप्रेजेंटेशन का हक ही एक हथियार बन जाए। आज हम कांचीराम की किताब चमचा युग के चश्मे से भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। बस यही एक तारीख काशीराम के मुताबिक एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसे उन्होंने नाम दिया चमचा युग। पर ऐसा नाम क्यों? मतलब चमचा युग ही क्यों? इसका जवाब हमें 1932 की उन घटनाओं में मिलता है जिसने सचमुच भारत की राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक महीने के अंदर क्या क्या हो गया। पहले दलितों को एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक अधिकार मिलता है। फिर उसी अधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और आखिर में एक समझौते के तहत उस अधिकार को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो चलिए कहानी के सबसे ड्रामेटिक मोड़ से ही शुरू करते हैं। जगह थी यरवदा जेल। महात्मा गांधी ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश के सबसे पिछड़े तबके को जो एक राजनीतिक अधिकार मिला था उसके खिलाफ। गांधी जी का स्टैंड इस पर बिल्कुल साफ था। वो इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोविजन की तरह नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था, एक ऐसा खतरा जो उनके हिसाब से हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांट सकता था। अच्छा, तो ये पृथक निर्वाचक मंडल आखिर था क्या, जिस पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यानी गोलमेज सम्मेलनों में जाना होगा, जहां भारत के दो बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने थे। और ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की कोई आम बहस नहीं थी। नहीं, ये भारत के लाखों दलितों के भविष्य की लड़ाई थी। उनकी आज़ादी और उनकी सुरक्षा की परिभाषा क्या होगी, ये सब कुछ इसी संघर्ष पर टिका हुआ था। देखिए, एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका कहना था कि दलितों को राजनीतिक अधिकार चाहिए ताकि वो सदियों से चले आ रहे सामाजिक अत्याचार से खुद को बचा सकें। और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिनका मानना था कि अगर दलितों को एक अलग राजनीतिक पहचान दी गई तो इससे हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा। और इसी असहमति के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल था वो था दो अलग अलग चुनावी सिस्टम्स का। अंबेडकर का तर्क बड़ा सीधा था। उनका कहना था कि अगर दलित अपना नेता खुद चुनेंगे तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए जवाबदेह होगा, वो किसी और के दबाव में आके काम नहीं करेगा। और यही होगा असली प्रतिनिधित्व। वहीं गांधी जी का मानना था कि एक जॉइंट सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उम्मीदवार हर समुदाय से वोट मांगने के लिए मजबूर होगा और समाज में एकता बनी रहेगी। और बस यही वो बुनियादी फर्क था जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी। तो लंदन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो मजबूत तर्क रखे, उनका असर हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में इतिहास रच दिया। कम्युनल अवार्ड। इस अवार्ड ने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि भारत में दलित समुदाय राजनीतिक तौर पर कितना कमजोर है और उसे एक खास तरह की सुरक्षा की सख्त जरूरत है। तो ये दलितों के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी। उन्हें अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार मिला, साथ ही जनरल इलेक्शन में भी वोट देने का अधिकार मिला, मतलब डबल वोट। पर ये एक ऐसी जीत थी जो सिर्फ 34 दिन चली। जी हां, सिर्फ 34 दिन। गांधी जी के अनशन ने पूरे देश में जैसे एक इमोशनल तूफान ला दिया था। अब सारा का सारा दबाव डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेताओं पर आ गया। उनके सामने एक ऐसा विकल्प था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरफ समुदाय के राजनीतिक अधिकार और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। डॉक्टर अंबेडकर तो हैरान थे। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि गांधी जी, जो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, वो देश के सबसे कमजोर तबके के खिलाफ अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं। ये उनके लिए एक पहेली थी। खैर, गांधी जी की जिंदगी दांव पर थी तो डॉक्टर अंबेडकर को समझौता करना ही पड़ा और नतीजा निकला पूना पैक्ट। अब यहां पर देखिए, दलितों ने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अपना नेता खुद चुनने का अधिकार खो दिया। बदले में उन्हें सीटें ज्यादा मिलीं, 71 से बढ़कर सीधे 148 हो गईं। लेकिन अब उन्हें चुनने वाले सिर्फ दलित वोटर नहीं थे, बल्कि सभी वोटर्स थे, जिसमें सवर्ण हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। तो ऊपर से देखने पर तो लगता है कि अरे वाह, ज्यादा सीटें मिल गईं, ये तो जीत हुई। लेकिन क्या ये वाकई में एक जीत थी? बस यहीं पर काशीराम की किताब चमचा युग इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाले एंगल से देखती है। जाहिर सी बात है, कोई भी पहली नजर में यही सोचेगा, लेकिन काशीराम का तर्क कुछ और था।
उनका कहना था कि सीटों की संख्या तो बढ़ गई, ये सही है, लेकिन उन सीटों पर बैठने वाले नेताओं की जो असली ताकत थी वो छीन ली गई और इससे एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक समस्या पैदा हो गई। काशीराम ने अपने विश्लेषण में इसी नए दौर को चमचा युग कहा। उनके मुताबिक पूना पैक्ट दलित नेताओं को ताकत देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने का एक जरिया बन गया था। तो कांशीराम के हिसाब से ये चमचा बनता कैसे है? उन्होंने इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई। देखिए, स्टेप 1, एक दलित उम्मीदवार रिजर्व सीट पर खड़ा होता है। स्टेप 2, उसे वोट देने वालों में दलित तो कम होते हैं लेकिन बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू ज्यादा होते हैं। स्टेप 3, अब चुनाव जीतने के लिए उस उम्मीदवार को दलित वोटों से कहीं ज्यादा सवर्ण हिंदुओं के वोटों की जरूरत पड़ती है। तो स्टेप 4 यानी नतीजा क्या होता है? चुना हुआ प्रतिनिधि अपने समुदाय की आवाज नहीं रहता, बल्कि वो बहुसंख्यक का एक चमचा या औजार बन जाता है। उसकी असली राजनीतिक शक्ति खत्म हो जाती है। और कांशीराम का ये जो पूरा विश्लेषण है, ये हमें प्रतिनिधित्व के यानी रिप्रेजेंटेशन के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। इस नज़रिए से अगर देखें तो पूना पैक्ट कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसने असली प्रतिनिधित्व की संभावना ही खत्म कर दी। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां रिजर्व सीटों पर ऐसे लोग जीत कर आ सकते थे जो असल में उस समुदाय के लिए जवाबदेह ही नहीं थे जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये हमें एक बहुत पुरानी बहस पर ले आता है कि प्रतिनिधित्व का मतलब सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान से है या इस बात से है कि उसे उस सीट पर भेजा किसने है। तो ये जो पूरा ऐतिहासिक संघर्ष है, ये आज भी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि एक राजनीतिक प्रतिनिधि को वाकई में प्रामाणिक क्या बनाता है? क्या असली प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ ये है कि मेज पर कौन बैठा है, या इसका मतलब इस बात से है कि उसे उस मेज तक भेजा किसने है?